इसको तो मुनि जी, आप लोक स्वराज की बात कर रहे हैं। आपका ये कहना है कि देश में संवैधानिक व्यवस्था में वर्तमान लोकतंत्र की जगह पे लोक स्वराज आना चाहिए। लोक स्वराज आ जाने के बाद, लोक स्वराज लागू हो जाने के बाद एक आम नागरिक के जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा, उसके जीवन स्तर में कैसा सुधार आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, किस तरह का आएगा, ये जानना चाहता हूँ। देखिए, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है पूरी की पूरी, इस सामाजिक व्यवस्था में हम ये बात अनुभव करते हैं कि दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति, उन दोनों किन्हीं भी दो व्यक्तियों की क्षमता और योग्यता समान नहीं होती है। सब में कुछ न कुछ फर्क होता ही है। जब आपकी क्षमता और योग्यता समान नहीं होती है तो स्वाभाविक है कि आपकी प्राप्तियां भी समान नहीं होंगी, उपलब्धियां भी समान नहीं होंगी। तो आप जितनी योग्यता और क्षमता रखते हैं उस हिसाब से आप समाज में कंपटीशन करते हैं और उस कंपटीशन से आपकी योग्यता और क्षमता के अनुसार आपको मिलना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की बाधा पैदा न हो आपकी योग्यता और क्षमता में, यह व्यवस्था का काम है, उस बाधा को दूर करना। ये उसका दायित्व हो गया व्यवस्था का। लेकिन अगर व्यवस्था के लोग दया करते हैं या मान लीजिए कुछ किसी की मदद करते हैं, किसी की कर सकते हैं, ये उनका दायित्व नहीं है मदद करना, करना भी नहीं चाहिए। व्यवस्था की कोई व्यक्ति मदद करे तो करे, वो एक अलग बात है। फिर भी अगर व्यवस्था कोई मदद कर दे किसी की कमजोर, कोई बात नहीं, चलिए उतना तक चलेगा, लेकिन बाधा तो दूर होनी चाहिए। अब प्रश्न ये है कि समाज में दो प्रकार के लोग हैं, एक है चालाक, एक है शरीफ। तो जब लोक स्वराज्य अगर नहीं है, वर्तमान जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, इस प्रणाली में चालाक लोग अधिक फायदे में है, क्योंकि सारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें चालाक लोग चले जाते हैं और शरीफ लोगों का शोषण होता है। मतलब उनकी जो क्षमता और योग्यता है उतना उनको नहीं मिल पाता है और उसमें से चालाक लोग कटौती करके और बैठे बैठे कुछ राजनीतिक तरीके से, कुछ और तरीके से, कुछ तरीका बना बनो करके वो लोग उसका लाभ ले जाते हैं। जब लोक स्वराज्य अगर आ जाएगा तो लोक स्वराज्य में तंत्र का हस्तक्षेप बहुत कम हो जाएगा और वहाँ जो चालाक लोग हैं दुनिया में या भारत में, जहाँ भी समाज में, चालाक लोगों का हस्तक्षेप भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब तंत्र का ही दखल कम हो जाएगा समाज में, तो चालाक लोगों का भी दखल कम हो जाएगा। चालाक लोग शोषण नहीं कर पाएंगे। लोक स्वराज्य प्रणाली में एक प्रकार का अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार कंपटीशन करके आपको जो कुछ प्राप्त होना चाहिए उतना आपको प्राप्त होगा। अब उसमें ये नहीं होगा कि चालाक लोग अधिक प्राप्त कर लें और शरीफ लोगों के हाथ से निकल जाए, ये अंतर नहीं होगा। इसलिए हमारा ये मानना ये है कि लोक स्वराज्य होना चाहिए, तंत्र का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, जिससे चालाक और शरीफ के बीच में जो दूरी बढ़ती जा रही है लगातार, वो दूरी घट जाएगी। इसका ये परिणाम आएगा। जी। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध होंगे अपने विकास के लिए, अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए, आप यही कहना चाहते हैं?
मेरा ये कहना है कि समान अवसर नहीं उपलब्ध होंगे जी, स्वतंत्र अवसर उपलब्ध होंगे। स्वतंत्र होगा, यानी प्रत्येक हाँ, अवसर जो होंगे, जी जी जी, प्रत्येक व्यक्ति के अवसर भिन्न भिन्न होंगे अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार। जी 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 जी, अब उसको आप समान भी कह सकते हैं, स्वतंत्र भी कह सकते हैं, योग्यता और क्षमता के अनुसार। जी जी जी, और ये होना चाहिए जी जी जी, कि आप अगर किसी अयोग्य को अधिक लाभ दे दें और योग्य से कटौती कर लें, या उसकी मर्जी पर होना चाहिए। आप किसी तरह का दबाव डाल करके उससे छीन करके किसी को दें, यह उचित नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है। जी जी, ये लोक स्वराज जाने पर जी, ये जी, बदलाव आएगा। जी जी। तो एक दूसरा प्रश्न मुनि जी ये बनता है कि व्यवस्था या राज्य के संदर्भ में, व्यवस्था राज्य संबंध, नेशन स्टेट के संबंध में जो हमारा तंत्र है उसके संदर्भ में एक आम नागरिक की कितनी और कैसी भूमिका होनी चाहिए? देखिए, व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था मतलब राज्य जो है वो व्यवस्था का एक अंग है। पूरी व्यवस्था तो एक ये नहीं है राज्य। तो राज्य पूरी व्यवस्था नहीं हो करके व्यवस्थाएं तो कई हैं। जी जी, पारिवारिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था भी है और कई तरह की व्यवस्थाएं हैं। जी जी जी, उनमें एक राज्य व्यवस्था भी है। तो जब व्यवस्था में, आपका प्रश्न ये है कि व्यवस्था में व्यक्ति की भूमिका क्या होगी, क्या होगी? तो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में व्यक्ति का हस्तक्षेप ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि व्यवस्था तो बनाता है लोग, माने सारे लोग मिलकर व्यवस्था बनाते हैं। व्यक्ति व्यवस्था नहीं बनाता है, व्यक्ति समूह व्यवस्था बनाता है। समूह व्यवस्था, बिल्कुल। तो व्यक्ति जो होता है वो व्यवस्था से नीचे होता है और व्यक्ति समूह सबसे ऊपर होता है। व्यक्ति समूह, बिल्कुल। तो व्यक्ति जो होता है उसको तो सिर्फ व्यवस्था का पालन ही करना होगा, व्यक्ति व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। व्यक्ति व्यवस्था का हस्तक्षेप। हाँ, मुनि जी, व्यक्ति को अगर हम यहाँ एक नागरिक के रूप में लेना चाहें तब क्या स्थिति बनेगी? एक नागरिक की अगर हम बात कर रहे हैं, भारत की भारतीय गणराज्य में या जो भी लोक स्वराज की व्यवस्था में एक नागरिक की कितना हस्तक्षेप हो सकता है? देखिए, व्यक्ति और नागरिक इन दोनों का अंतर समझना पड़ेगा। जी 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 जी, बिल्कुल। व्यक्ति जो होता है वो समाज का अंग होता है। जी, व्यक्ति, नागरिक जो है वो संवैधानिक व्यवस्था का अंग होता है। ये दोनों अलग अलग हैं। दूसरी बात ये है कि व्यक्ति को सिर्फ फंडामेंटल राइट प्राप्त होते हैं। हाँ, व्यक्ति को। जी जी, और नागरिक जब वो बनता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हर आदमी व्यक्ति तो है ही, पूरे दुनिया का हर आदमी एक व्यक्ति है। नागरिकता उसकी अलग अलग हो सकती है। कोई भारत का नागरिक है, कोई पाकिस्तान का नागरिक है। नागरिकता, संवैधानिक अधिकार अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति साथ में नागरिक भी है। तो इस प्रकार से व्यक्ति के और नागरिक के अधिकार तो अलग अलग होते हैं, किंतु चूंकि प्रत्येक व्यक्ति नागरिक तो है ही, उसको सिर्फ एक मौलिक अधिकार प्राप्त है कि वह जहां की नागरिकता में जीना चाहे वो स्वतंत्र है। हाँ, उसको नागरिकता बदल सकता है वो। जी, व्यक्ति अपना तो बदल नहीं सकता है, क्योंकि व्यक्ति तो है ही, व्यक्ति के नीचे कोई इकाई नहीं है। नागरिकता वो बदल सकता है। तो इस तरह नागरिक अधिकार तो बदल सकते हैं, व्यक्ति के मौलिक अधिकार नहीं बदलते हैं कभी। और जब कोई व्यक्ति नागरिक बन जाता है
तो उसके व्यक्तिगत अधिकार संयुक्त हो जाते हैं, वहां मौलिक अधिकार नहीं रहते हैं। नागरिक होने के साथ में वो नागरिक होते ही उसके मौलिक अधिकार संयुक्त हो गए, व्यक्तिगत अधिकार कुछ नहीं रहा। ये दोनों के बीच में, नागरिक और व्यक्ति के बीच में अंतर समझना। नहीं ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। इसकी जो आप नागरिक की अभी व्यक्ति और नागरिक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, हम ये जानना चाहते हैं मुनि जी कि नागरिक की भागीदारी लोक स्वराज में सिर्फ ये मतलब है कि अगर हम बात कर रहे हैं, हम लोक स्वराज लेकर आ रहे हैं जिसमें तंत्र का नियंत्रण हम संविधान में समाप्त कर देंगे, राज्य के संचालन में समाप्त कर देंगे, तो हम नागरिक को लोक स्वराज में क्या कितनी भागीदारी रहेगी? नागरिक जो है वो सारे नागरिक मिलकर तो व्यवस्था बनाएंगे। जो तंत्र जो बनेगा वो सभी नागरिकों को मिलाकर के ही बनेगा। तो एक प्रकार से नागरिक की भूमिका पूरा तंत्र बनाने में सिर्फ संविधान तक सीमित होगी। अच्छा, सारे नागरिक मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, संविधान बनाएंगे। उस बनाए गए संविधान के अनुसार तंत्र कार्य करेगा और तंत्र के बनाए गए कानून के अनुसार नागरिक आचरण करेगा। नागरिक की कोई स्वतंत्रता नहीं है उसके आगे। नागरिक को वही करना पड़ेगा जो तंत्र निर्णय करेगा। एक प्रकार से आप नागरिक को तंत्र का गुलाम कर सकते हैं। नागरिकता के आधार पर, नागरिकता के आधार पर अगर नागरिक है तो वह तंत्र का एक प्रकार से आप गुलाम कर जो भी जी वहां आकर के प्रत्येक नागरिक के सिर्फ कर्तव्य होते हैं जी, अधिकार कुछ नहीं होते हैं, जो अधिकार उसको नहीं मिले हैं ऊपर से। लेकिन एक भूमिका उसकी सबसे ऊपर है व्यक्ति की या नागरिक की, कि वह संविधान बनाता है और उस संविधान के मुताबिक तंत्र काम करता है। जी। तो वहां जब वो संविधान का मामला आता है तो वह नागरिक तंत्र से भी ऊपर हो जाता है, सिस्टम से भी, क्योंकि संविधान बनाने में उसकी भूमिका है। इसका मतलब जैसे संविधान में वी द पीपुल, तो हम भारत के लोग अब संविधान को आत्मसमर्पित करते हैं। तो यही हुआ आत्मसमर्पण कि हम जो संविधान दे रहे हैं, बना रहे हैं, उस संविधान के अनुसार जो तंत्र कार्य करेगा हम उसको आंख बंद करके स्वीकार करेंगे। व्यक्ति के पास या नागरिक के पास संविधान से अलावा, संविधान के अनुसार कार्य करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। आप इतना ही बदलाव कर सकते हैं कि आप यदि कोई कार्य गलत हो रहा है तो आप संविधान में फेरबदल कर सकते हैं। ठीक है। एक मुनि जी, एक प्रश्न और खड़ा हो रहा है। आपने कहा तंत्र को एक आम नागरिक तंत्र को नियंत्रित करने वाले संविधान को तैयार किया। तंत्र हमारा तैयार है, तंत्र मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों का ज्वाइंट। जी, इन तीनों का ज्वाइंट को हम तंत्र कह देते हैं। तंत्र के अलावा भी कई सारी संवैधानिक इकाइयां हैं जिनका स्वतंत्र अस्तित्व है, जो एक स्वतंत्र तरीके से काम करती हैं। इनका आपके हिसाब से इन इकाइयों में जनता, नागरिक ना कह के देश की जनता, 140 करोड़ जनता की हम बात कर रहे हैं, उसकी क्या प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होगा तो कैसे होगा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, तंत्र के अलावा और भी कई इकाइयां हैं। धार्मिक इकाइयां हैं, राजनीतिक इकाइयां, व्यवस्था उनको नहीं मुनि जी, हम इन इकाइयों की बात नहीं कर रहे, हम संवैधानिक इकाइयों की बात कर रहे हैं। ये जो इकाइयां हैं सबकी सब, जी, इनको संविधान भी मान्यता देगा। जी, क्योंकि संविधान जो है वो संविधान सबके सुरक्षा की गारंटी देता है।
सबकी। तो इकाइयां, मतलब इकाइयों की अगर आप बात करेंगे, इसमें आयोग, निकाय, चुनाव आयोग एक उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं। ये जो चुनाव आयोग वगैरह जो हैं, हाँ, ये एक तरह से तंत्र की आंतरिक इकाइयां हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये जो परिवार व्यवस्था, गांव व्यवस्था, धर्म, अर्थव्यवस्था, ये तंत्र से बाहर की इकाइयां हैं जी। ये तंत्र की आंतरिक इकाइयां नहीं है जी। तो अगर तंत्र के आंतरिक अगर आप संवैधानिक इकाइयों की बात करेंगे, उसमें आप चुनाव आयोग को उसमें शामिल कर सकते हैं। और भी कुछ इकाइयां और हो सकती हैं जी। कि हैं वर्तमान में जी। कि जो मतलब जांच करने वाली भी इकाइयां होती हैं, हाँ। जिनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है जी। बाकी जो इकाइयां होती हैं उनको तो कानूनी अधिकार प्राप्त है। ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये तीनों संवैधानिक इकाइयां हैं। संविधान के अंतर्गत ही तीनों काम करती हैं। और इन तीनों के बाद संविधान में चुनाव आयोग वगैरह है, ये सब उसके बाद आते हैं। हाँ, निकाय आयोग। इन सबके मामले में, किसी भी मामले में कोई नागरिक किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये सभी पूरी तरह से स्वतंत्र होंगी। हाँ। देश की जनता का कोई हस्तक्षेप इनके कार्य संचालन में नहीं, कार्य संचालन में बिल्कुल नहीं होगा। जनता का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ये जो सारा जो ढांचा बना हुआ है, इसमें जनता तो सिर्फ संविधान तक सीमित है। तो संविधान के अंतर्गत जितनी इकाइयां बनी हैं, उनके नीचे व्यक्ति है, उसके नीचे पूरे नागरिक है एक प्रकार के। तो नागरिक उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। देश की जनता 140 करोड़ की जनता या जो कुछ भी है, वो इन इकाइयों से, ये इकाइयां उनसे स्वतंत्र रहेंगे सीधे हस्तक्षेप से। पूरे व्यक्ति का जो आपके हिसाब से लोक स्वराज के आने के बाद की स्थिति बनेगी, लोक स्वराज में बनेगा कि आप एक कह रहे हैं संविधान सभा जैसी कोई एक इकाई जो संविधान संशोधन की बात, संविधान संशोधन इत्यादि करने की जिसके पास क्षमता होगी, उसके अलावा अन्य किसी तंत्र के हिस्से में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। अच्छा, एक चीज आप मुझे ये बताइए कि चुनाव आयोग, एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं। चुनाव आयोग हमेशा चुनाव कराता रहेगा, जो परिस्थितियां बन रही हैं उन परिस्थितियों के हिसाब से चुनाव आयोग हमेशा चुनाव कराता रहेगा। तब उस पर सीधे जनता का हस्तक्षेप क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो चुनाव करा रही है, जनता को सीधे तय कर लेकर आ रही है, आपके बीच से ही निकाल करके, आपके बीच के ही एक नागरिक को वो आप अधिकार दे रहे हैं वो कार्य कर पाने के लिए। तो उसमें सीधे हस्तक्षेप क्यों नहीं होना चाहिए एक नागरिक का? नहीं, जब चुनाव आयोग जो है, तो चुनाव आयोग का जनता से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जनता माने सामूहिक 140 करोड़ लोग। हाँ। 140 करोड़ जो लोग हैं, ये 140 करोड़ लोगों ने जो संविधान बना दिया, उस संविधान के मुताबिक चुनाव आयोग चल रहा है। अब ये बताइए कि 140 करोड़ लोग इकट्ठे कैसे होंगे एक साथ कि चुनाव आयोग को आदेश देंगे? तो 140 करोड़ लोग तो केवल एकजुट होकर के संविधान बनाएंगे। लेकिन अगर चुनाव आयोग गलत कर रहा है, मान लीजिए कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है, तब ये 140 करोड़ लोग संविधान में इस तरह का बदलाव करेंगे कि चुनाव आयोग इस तरह की गलती न कर सके। लेकिन आपको करना तो प्रॉपर चैनल ही होगा। अन्यथा अगर आप भीड़ को आदेश दे देंगे कि 140 करोड़ लोग चुनाव आयोग में घुस जाएं, ये संभव ही नहीं है। और 140